चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले टर्म पे कुछ फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस किए थे मॉडल सेट 2 में। आज हम उसी के आगे करते हैं जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सेट 2 के। तो क्वेश्चन पहला है, हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different kinds of cells which form the tissue of the plant. Tissue of the plant. इसके ऑप्शन है स्लाइडेन, जर्मन बॉटनिस्ट, स्वान, ब्रिटिश zoologist, रॉबर्ट वर्च्यू, सॉरी रुडोल्फ वर्च्यू है, RUDOLF, रुडोल्फ वर्च्यू। और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको बताना है, पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। इसके बारे में किसने बताया? लाइडेन ने, कि श्वान ने, कि रुडोल्फ वर्च्यू ने, कि रॉबर्ट ब्राउन ने? किसी को पता है किसने बताया होगा कि पौधे जो है होगा कौन होगा? ए, ए होगा स्लाइडन। क्योंकि देखिए, जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, वो किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड श्वान दोनों ने मिलके दिया है। और इन्होंने बताया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। हर कोई जीव जो बना है वो किससे बना है? सेल से बना है। अब देखिए, दोनों में एक डिफरेंस है कि एक बॉटनिस्ट है और एक जोलॉजिस्ट है। बॉटनिस्ट का मतलब होता है कि जो कि प्लांट की स्टडी करे, और जोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो कि एनिमल की स्टडी करे। तो स्टडी दोनों ने की है, लेकिन प्लांट में के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो स्लाइडेन ने बताया है। और अगर एनिमल के बारे में किसी ने बताया तो श्वान ने बताया है। तो पूछा गया है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से टिश्यू का निर्माण करता है। तो प्लांट की अगर बात करेंगे तो फिर किसने बताया है? वो स्लाइडेन ने बताया है। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया is called
ए है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी है नाइट्रिफिकेशन, सी है अमोनिफिकेशन और डी है डीनाइट्रिफिकेशन। तो पूछा जा रहा है कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन की नाइट्रोजन फिक्सेशन की अमोनिफिकेशन की डीनाइट्रिफिकेशन। बताइए क्या कहलाएगा। देखिए, जो एंड प्रोडक्ट होता है उसी के नाम से हम उस साइकिल का नाम रखते हैं। तो अगर नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है तो अमोनिफिकेशन कहेंगे, अगर अमोनिया से नाइट्रोजन बन रहा होता है तो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं या डीनाइट्रिफिकेशन। तो क्योंकि नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, यानी कि एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनिफिकेशन। अगला है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस was described by। ए है ब्लैकमैन, बी है जोसेफ प्रिस्टले, सी है टी.डब्ल्यू. एंगलमान और डी है इंजन हॉज। तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा दिया गया, ब्लैकमैन के द्वारा कि जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा कि ई.डब्ल्यू. इंगलमान के द्वारा कि इंजन हॉज के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया टी.डब्ल्यू. एंगलमान के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा टी.डब्ल्यू. एंगलमान। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज। ए है फ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में PGA, बी है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड,
डी है, सॉरी सी है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, DEP। और डी है RUBP। तो पूछा जा रहा है कि C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद निम्न में से कौन सा होगा? थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होगा, कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होगा, कि RUBP होगा? बताइए, ये तो पिछली बार भी बता चुके हैं क्वेश्चन कि C3 साइकिल में क्या बनता है और C4 साइकिल में क्या बनता है। देखिए, C3 और C4 साइकिल का मतलब ये होता है कि C4 साइकिल का मतलब कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का होगा, 4 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनेगा। 4 कार्बन का मतलब 1 2 3 4, इन 4 कार्बन से बना। अगर C3 होता है तो इसका मतलब उसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का बना, 1 2 3। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन प्रोडक्ट है जो कि C3 साइकिल में बनता है, जबकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि C4 साइकिल में बनता है। तो C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस is characteristic feature is characteristic feature of, ए है पीलेंट्रेटा, बी टीनोफोरा, सी प्लेटीहेल्मिन्थ, और डी है एनीलिडा। तो पूछा जा रहा है कि जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है, यानी बायोल्यूमिनेसेंस किस संघ की, किस फाइलम की विशेषता है? टीलेंट्रेटा की, टीनोफोरा की, प्लेटीहेल्मिन्थ की, एनीलिडा? बताइए, फाइलम तो पढ़े होंगे आपने। किस फाइलम में जो एनिमल होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करने का मतलब वो चमकते हैं। किस फाइलम में ऐसा होता है? टीलेंट्रेटा में, कि टीनोफोरा में, कि प्लेटीहेल्मिन्थ में, कि एनीलिडा में? देखिए, इसका आंसर होगा टीनोफोरा, क्योंकि होता सिलेंट्रेटा में भी है। कुछ एनिमल है जैसे जेलीफिश है, वो बायोल्यूमिनेसेंट मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन इसके सभी एनिमल नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जबकि टीनोफोरा के सभी एनिमल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये है कि इम्यूनिमुलेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, या लाइट प्रोडक्शन बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म, कि जो भी ऑर्गेनिज्म अगर लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बायोल्यूमिनेसेंस कहलाएंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जनरली टीनोफोरा के जो एनिमल होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो
इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, टीनोफोरा। इसके एनिमल को जनरली कॉम्ब जेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हार्ट, सॉरी नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं मगरमच्छ के हृदय में? बताइए, 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो क्रोकोडाइल में, हाँ बताइए। 4 होते हैं सर जी। हाँ, तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर या 4 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि 2 चैम्बर हार्ट फिश में होता है, 3 चैम्बर हार्ट जो है फ्रॉग में होता है, और 5 चैम्बर हार्ट किसी में नहीं पाया जाता है। और 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन pneumatic bones is the characteristic feature of ए है फिश, बी है एम्फीबिया, सी है रेप्टाइल और डी है बर्ड। तो वायुकोश युक्त अस्थियां निम्न में से किस वर्ग की एक मुख्य विशेषता है? तो न्यूमेटिक बोन यानी कि वायुकोश अस्थियां किस वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है? फिश की है, या एम्फीबिया यानी उभयचर की है, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की है, कि बर्ड्स की है? ठीक है, यानी पक्षी की। किसकी होगी? न्यूमेटिक बोन किस में पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन जो है वो बर्ड्स में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो, उनका जो वेट, बॉडी वेट होता है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर बोन जो है वो हैवी होगी तो फिर उनको फ्लाइट करने में प्रॉब्लम होगी। फ्लाइट करना मतलब उड़ने में दिक्कत होगी। तो उड़ने में प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए उनकी जो बोन होती है वो खोखली होती है, यानी कि न्यूमेटिक होती है, या जिसमें एयर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो आसानी से फ्लाइट कर सके, उड़ सके।
बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन अगर हैवी हो तब भी। प्रॉब्लम किसको होगी? बर्ड्स को। तो बर्ड्स में ही वायु कोश युक्त या हवादार या एयर स्पेस वाले या खोखले बोन्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए characteristic feature of mammals? ए है ईयर पिन्ना, बी है प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, सी है मेमेरी ग्लैंड, और डी है टू चैम्बर्ड हार्ट। तो निम्नलिखित विशेषता में कौन सी विशेषता स्तनधारियों में या स्तनधारियों से संबंधित नहीं है? ईयर पिन्ना यानी कि कार्ड पल्लव, दूसरा है शरीर पर बाल की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, तीसरा है स्तन ग्रंथि यानी मेमेरी ग्लैंड, या चौथा है द्विकोष्ठीय हृदय यानी टू चैम्बर हार्ट। तो इसका क्या होना चाहिए कि कौन सी विशेषता स्तनधारियों में नहीं पाई जाती? देखिए, ईयर पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर सबके पाई जाती है जितने भी स्तनधारी हैं। हेयर सभी की बॉडी पे पाए जाते हैं। मेमेरी ग्लैंड सभी में पाए जाते हैं, क्योंकि स्तनधारियों का नाम ही इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि उनमें मेमेरी ग्लैंड पाई जाती है, स्तन पाए जाते हैं। जबकि इनमें जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर होता है, यानी टू चैम्बर हार्ट नहीं होता है। तो गलत कौन सा है? टू चैम्बर हार्ट, बाकी सारे सही है। तो दो चैम्बर हार्ट नहीं होता, इनमें फोर चैम्बर हार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड, ए है मेटाफेज प्लेट, बी है सेल प्लेट, सी है लेटरल प्लेट, और डी है सेंट्रल प्लेट। तो पूछा जा रहा है कि मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र जिस तल पर पंक्तिबद्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं कि सेल प्लेट पट्टिका कहते हैं यानी कोशिका पट्टिका कहते हैं, कि लेटरल पट्टिका कहते हैं, कि सेंट्रल पट्टिका कहते हैं यानी केंद्रीय पट्टिका? सेल डिवीजन का क्वेश्चन है कि सेल साइकिल में सेल डिवीजन की फेज होती है जिसे कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में चार फेज होती हैं, उस दिन भी बताया था हमने। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में अलाइन हो जाते हैं, इस तरीके से उनका अलाइनमेंट बीच में हो जाता है। और बीच में अलाइनमेंट होने के कारण इस प्लेट को मेटाफेज प्लेट या मेटामेरिक प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, यानी मिडिल प्लेट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज प्लेट। इसीलिए इस फेज को मेटाफेज कहते भी है। तो बहुत आसान था, मेटाफेज पूछ रहा है तो प्लेट कौन सी होगी? मेटाफेज प्लेट होगी। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा। फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा टेक्स प्लेस। यानी कियास्मेटा का फॉर्मेशन कब होता है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकिटीन में, कि डिप्लोटीन में? कियास्मेटा का फॉर्मेशन किस फेज में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन की डिप्लोटीन? बताइए। देखिए, सेल डिवीजन की फेज मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है, दो बार डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं, इससे पहले जब क्वेश्चन कराया था तो हमने बताया था कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, यानी क्रोमोसोम का पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है, थिक हो जाते हैं। जाइगोटीन में वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मतलब पेयर में हो जाते हैं। पैकिटीन में उनके बीच में क्रॉसिंग होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। और जो डिप्लोटीन स्टेज है, उस स्टेज में कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। देखिए, कियास्मेटा है क्या आखिर? कियास्मेटा है फिजिकल अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि जब वो एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड दिखते हैं, उसको कहते हैं कियास्मेटा। तो यहाँ पर कियास्मेटा कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा, ये कहलाता है कियास्मेटा। तो कियास्मेटा कब दिखता है? जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और जब ये एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। तो जब ये एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं तो क्या होता है? चेन की तरह खुलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब कोई, जैसे जिप ही है पैंट की, तो जब एक दूसरे के पास रहेगी तो एक दूसरे से चिपक जाएगी, इस तरीके से इसमें बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन जब वो खुलना शुरू होती है तो एक जगह पे वो कहीं पर जाके रुक जाती है लास्ट में। तो वो जो अटैचमेंट है लास्ट वाला, वही कहलाता है कियास्मेटा। वही क्रोमोसोम का जो अटैचमेंट जहां पर लास्ट में वो रुकेगा, ठीक है, वो कियास्मेटा कहलाएगा। इसके बाद वो डाइकाइनेसिस तक पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। याज मेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन। ये सब याद करने वाली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और पूछे जाएंगे हमेशा। अभी सिर्फ 11th में भी नहीं, इसके बाद भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस कंस्टिट्यूएंट of an enzyme is called। किसी एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कोफैक्टर की एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, एसिडिक एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम वो क्या कहलाता है? कोफैक्टर की एपो एंजाइम की होलो एंजाइम की एसिडिक एंजाइम, क्या कहलाएगा? देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जो एंजाइम होता है वो जनरली प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ साथ अलग चीज में उसमें जुड़ी होती है, चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, जो कि उसकी स्पीड बढ़ाता है या उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसको कोफैक्टर कहते हैं। और जनरली कोफैक्टर क्या होते हैं? विटामिन। विटामिन जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, इसीलिए विटामिन बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, या विटामिन मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। कि अगर आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो वो किसके कारण है? विटामिन के कारण। या आपको कभी भी गैस की प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या जो है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। मल्टीविटामिन इसीलिए दिए जाते हैं कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो कोफैक्टर वो कहलाता है नॉन प्रोटीन पार्ट, और प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम। और बोथ जब दोनों आपको जोड़ के पूरा एंजाइम कहलाता है होलो एंजाइम। इसको भी याद कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट is an example of। ए है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बी है कांटेक्ट इनहिबिशन, सी है इनहिबिशन, और डी है एक्सहिबिशन। तो पूछा जा रहा है कि मेलोनेट के द्वारा
सक्सीनिक अम्ल का संदनम, सॉरी, इनहिबिशन यानी रुकना किस चीज का उदाहरण है? कॉम्पिटिटिव का, किस कांटेक्ट का, कि इनहिबिशन का, कि एक्सहिबिशन का? बताइए किस चीज का उदाहरण हो सकता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिशन मेलोनेट के द्वारा? देखिए, इनहिबिशन जो है, या हम कह सकते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन, क्योंकि एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम इनहिबिशन कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव, और एक होता है फीडबैक इनहिबिशन, या फिर इसको कहते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, आपके टीचर ने बताया होगा कि सब में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एक जो एंजाइम है, दूसरा कोई उससे मिलता जुलता मॉलिक जो कंपाउंड है, वो उससे compete करेगा, ठीक है, बाइंडिंग के लिए। होता क्या है कि जो एंजाइम है उसके पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। ठीक है, अगर एंजाइम ना भी हो तब भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन एंजाइम क्या करता है, जो रेट, जो एनर्जी है यानी फ्री एनर्जी, उसको क्या करता है, उसको कम कर देता है। अब जैसे ये सबस्ट्रेट, इस इतनी एनर्जी मिलने के बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम वही करता है कि इस सबस्ट्रेट को वो एनर्जी जल्दी दे के जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। तो इसलिए एंजाइम क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए उसकी वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी वो एज ए बायो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट या वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा देता है एंजाइम। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता है। तो अब ये जो सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम से बाइंड करता है, या एंजाइम इस सबस्ट्रेट से बाइंड कर देता है, और वो जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एक सबस्ट्रेट है, इसको कोई एंजाइम इससे बाइंड होके इसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। लेकिन इसी सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सबस्ट्रेट की तरह दूसरा ही कोई, ऐसे इसको समझते हैं कि ये एक एंजाइम है। ठीक है, इसको लिख देते हैं ई, और ये इसका एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, इस सबस्ट्रेट का नाम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, अब इसी सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज से मिलता जुलता एक और सबस्ट्रेट है जिसका नाम है मेलोनेट।
अब क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, मेलोनेट का भी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है कि वो एंजाइम से बाइंड हो सकता है, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से है कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो सकता है। तो मेलोनेट क्या करेगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से कंपीट करेगा और यहाँ आके बाइंड कर जाएगा। तो जब ये बाइंड कर जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाइंड करता तब प्रोडक्ट बनता, जब ये बाइंड करेगा इससे तब ये प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन जब ये बाइंड करेगा इससे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इस तरीके का कंपटीशन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें कि एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ दूसरा जो स्ट्रक्चरली आइसोमर होता है या स्ट्रक्चरली एक सबस्ट्रेट के जैसा होता है, वो उससे compete करता है बाइंडिंग के लिए। इस तरीके के इनहिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सबस्ट्रेट या दूसरा जो कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो उससे compete नहीं करता है, जबकि होता क्या है कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट को खराब कर देता है, या कोई ऐसा केमिकल डाल दिया गया जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को बिगाड़ दे। तो जब इस एंजाइम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया तो फिर क्या होगा, वो सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का जो इनहिबिशन है वो नॉन कॉम्पिटिटिव कहलाता है। एक अनकॉम्पिटिटिव हमने बताया, उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट वो आके एंजाइम से बाइंड करेगा, लेकिन वो इस तरीके से बाइंड करेगा या उसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा होगी या टाइटली बाइंड कर जाएगा कि वो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो पाएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो उसी जगह पे स्टेबल हो जाता है। तो वो अनकम्पिटिटिव कहलाता है। एक होता है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये है कि जो एंजाइम है, कई सारे एंजाइम कई सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होगा जो कि एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, पहले वाले एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, यानी कि पहले वाले एंजाइम को इनहिबिट या फिर एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके का इनहिबिशन कहलाता है फीडबैक या एंड प्रोडक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is incorrect? ए है एंजाइम lowers the activation energy। बी है एंजाइम्स तो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। सी है कोएंजाइम इज ए काइंड ऑफ कोफैक्टर। और डी है एंजाइम्स लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? पूछा गया है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, दूसरा है कि वो
जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर चाहिए उस पे हाईएस्ट होती है, कि को एंजाइम एक टाइप का को फैक्टर है, कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? एंजाइम का मुख्य काम क्या है? देखिए, जो एंजाइम होता है, मैंने अभी बताया था इससे पहले कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना है तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, और वो इस एनर्जी लेवल पे जाके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये कहलाती है उसकी ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकेज होता है। यानी कि सबस्ट्रेट के पास कुछ और बॉन्ड होगा, प्रोडक्ट के पास कुछ और बॉन्ड होगा, या सबस्ट्रेट अलग तरीके का है तो वो प्रोडक्ट अलग तरीके का है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकेज होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एक टाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कि इस जगह पे ये एक्टिवेट होके फिर ये प्रोडक्ट में बनेगा। एंजाइम क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो जब जो टाइम लग रहा था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में बिना एंजाइम के, मान लीजिए कि वो लग रहा था 15 मिनट, तो एंजाइम आके क्या करेगा, वही जो है 5 मिनट में करवा देगा। यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो रिएक्शन ज्यादा बनेगी, ज्यादा तेजी से बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो ये तो सही है कि वो एंजाइम की वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। दूसरा, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे वो बढ़िया से काम करता है। क्योंकि एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन नेचर का है, और प्रोटीन अगर हाई टेम्परेचर होगा तो भी टूट जाएगा, लो टेम्परेचर होगा तो भी वो काम करना बंद कर देगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये हाईएस्ट काम करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा, को एंजाइम एक टाइप का को फैक्टर, ये भी सही है। हमने बताया था को फैक्टर दो तरीके के होते हैं, एक को एंजाइम और एक होता प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो को फैक्टर इज ए पार्ट ऑफ, या को एंजाइम इज ए पार्ट ऑफ को फैक्टर। लास्ट वाला आंसर जो है ये एंजाइम के बारे में गलत है। एंजाइम का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ना कि कम करना। तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ना कि कम करता है। तो ये इसमें असत्य कौन सा है, असत्य है डी, एंजाइम लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग एंजाइम के क्वेश्चन तक ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो फोटो सिस्टम यानी कि फोटोसिंथेसिस से है, वो हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।